नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बने की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय। सोच की शक्ति। वो आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं, और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य, हठ और तीव्र इच्छा को निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक ये है कि वो निश्चित थी। वो एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग गौर था तो वो इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थीं। वो श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज, न्यूजर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। सोचिए और अमीर बनिए। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थीं। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वो अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अनसामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वो पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वो वहां मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने ये धारणा प्रस्तुत की कि वो उस चीज को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वो आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वो इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वो अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में ये साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा, वो उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंगरूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। ये तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई जरूरत नहीं होती। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बर्न्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बर्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वो लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वो तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वो उसे प्राप्त न कर ले जिसे वो खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, क्या फायदा है, मैं अपना मन बदल लूंगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा, बल्कि उसने ये कहा था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूंगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा बर्न्स को तब ये पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ
सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वो अवसर देने जिसकी वो खोज कर रहा था, उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो ये बंस की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था। वो अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर ये दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडीफोन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बंस ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रंगकर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बंस और आविष्कारक को प्रभावित किया। बंस जानता था कि वो एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बंस द्वारा स्थापित किया गया, सोचिए और अमीर बनिए। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बंस ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि बंस की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन ये राशि जो भी हो वो महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बंस ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय ये जानने की क्षमता के कि वो क्या चाहता है और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता न बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। ये कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। सोने से 3 फुट पहले। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी कभी इस गलती का दोषी होता है। R.U. डाबी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले निक्षेप कदमों को दोहराया, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डाबी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रगलनशाला को भेज दिया गया। उसके लाभ ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस्क की कुछ और कारें कर्ज को निपटा देता है, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता है। खुदाई गहरी होती गई। डाबी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती।
जहां पर डाबी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वो बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि वो हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, आरयू डाबी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वो पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगे। लंबे समय बाद श्रीमान डाबी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली, जब उन्होंने ये खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। ये खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई। ये याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वो सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डाबी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से ये कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। डाबी सालाना $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक हैं। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के ऋणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है, तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली विफलता, विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। ये सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डाव के हार्ड नॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर से एक पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची, बटाईदार की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजर घुमाई, बच्चे को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेंट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया, अब तुम घर भागो। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने ये देखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वो बच्ची गई नहीं है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे अभी भी वहां खड़े देखा, तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था। अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी जिसे वे मिल हॉपर में डालने वाले थे, पटक दी, बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डाबी ने अपनी सांस रोकी। वो निश्चित था वो एक हत्या का गवाह बनने वाला है। वो जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा तेज है। वो जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वो बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज में पूरे जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए, 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया, अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से, जिस पर उसने अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक ताकते रहे, विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी। वे विचारमग्न थे। श्रीमान डाबी भी कुछ सोच रहे थे। उनके सारे अनुभव में ये पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। उसने ये कैसे किया? उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उसे उससे बड़े पर जीत दिला दी? ये और अन्य इसी तरह के सवाल डाब के मन में चमके,
लेकिन वे सालों बाद तक, जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात है, इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मिल में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली थी। ये भी हैरत की बात है, मैंने 1 सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति सोचिए और अमीर बनिए के अध्ययन में समर्पित किया था जिसने एक अज्ञानी, अनपढ़, काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया था। जैसा कि हम वहां पुरानी मिल में खड़े थे, श्रीमान डाबी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और ये पूछते हुए समाप्त किया, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची ने उपयोग की जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरा है। इसमें किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण एवं निर्देश शामिल हैं, जो छोटे बच्चे को अकस्मात मिल गए थे। अपने दिमाग को सजग रखें और आप बच्ची के बचाव के लिए आने वाली बिल्कुल वही अजनबी शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। कहीं कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगी और आपके अपने फायदे के लिए वही प्रबल शक्ति आपके नियंत्रण में दे देगी। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्याय में आ सकती है या ये बाद वाले अध्यायों में आपके दिमाग में सूझ सकती है। यह एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है या यह एक योजना या उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है। यह आपको विफलता या हार के आपके अतीत के अनुभवों में वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान डाबी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में मेरे बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता, जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डाबी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहां पुरानी मिल में खड़ा देखा। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, मुझे ये बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ था। उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया। उन्होंने कहा, लेकिन वो अनुभव के वेश में एक वरदान थी। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज में सफल होने से पहले मुझे सीखने की जरूरत थी। श्रीमान डाबी और उनके अंकल, काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी है, निस्संदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इन सब के लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डाबी हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म। सफलताओं और असफलताओं दोनों की जड़ें साधारण अनुभवों में होती हैं। श्रीमान डाबी के अनुभव काफी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग्य का जवाब रखते थे। इसीलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए जितना कि स्वयं जीवन। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उनका सिखाया सबक प्राप्त किया। उस आदमी का क्या जिसके पास न समय है, न ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार को अवसर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वो कहाँ और कैसे सीखने वाला है? इस किताब को इन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया था। इनके जवाब 13 सिद्धांतों के वर्णन में कहे जाते हैं, लेकिन याद रखें, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद उस सवाल का जिसने आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हो, वो शायद आपके अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौंध जाता है। एक ठोस विचार ही वो सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञात संबंधित उपाय और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यवहारिक उपाय शामिल हैं। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़ें, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वो इतनी जल्दी आती है, ऐसी बड़ी बहुतायत में कि आप आश्चर्य करते हैं नी उन सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है और अन्य सब भी इसी तरह, जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमोरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन को एक अवस्था से, उद्देश्य की निश्चितता के साथ, बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है।
आप और हर अन्य व्यक्ति को ये जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करे। मैंने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना ये पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय तक जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतने धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, जितनी जल्दी आप इस दर्शन के सिद्धांतों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज को भी आप छुएंगे वो आपके लाभ के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगी। असंभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचय होना है। वो उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वो उन सभी चीजों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता है। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें उन नियमों की तलाश है, जिन्होंने दूसरों को सफल बना दिया है और जो सब कुछ उन नियमों के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात जो मैंने इसके साथ की वो थी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा देना। आपके लिए ऐसा करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से के प्रति जागरूक बनने की अनुमति देते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक बनने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की विफलता की चेतना को सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए इसकी तलाश है। कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्व के विचार और मान्यताओं द्वारा हर चीज और हर किसी को मापने की आदत है। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर अमीर नहीं बन सकता है। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हापर इस युवा ओरिएटर से परिसर में मिले, कुछ मिनट उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों की कौन सी सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया था। क्यों? आश्चर्यचकित चीनी बोला, आपकी आंखों का अजीब तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी नहीं है। हम चीनियों के बारे में क्या कहते हैं? हम उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। हम मूर्खतापूर्वक विश्वास करते हैं कि हमारी अपनी सीमाएं सीमाओं का उचित माप है। निश्चय ही अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती, क्योंकि वे वैसी नहीं हैं जैसी हमारी हैं। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं, उनके पहुंच जाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी जिसे आप फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं उसके कारण उससे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है, और जो जानते हैं वे इसकी सरलता के कारण इसके बारे में बात करने के प्रति बहुत सादे, संकोची हैं। एक एकल व्यवहार इस राज को पूरी तरह से चित्रित कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया था। उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना और अपने इंजीनियरों को इंजन का एक डिज़ाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिज़ाइन को कागज पर रख दिया गया था, लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमति व्यक्त की कि एक टुकड़े में एक 8 सिलेंडरों वाले गैस इंजन ब्लॉक की ढलाई करना सामान्यतया असंभव था। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन यह असंभव है। आगे बढ़ो। फोर्ड ने आज्ञा दी, और काम पर लगे रहो जब तक कि सफल न हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है। इंजीनियर आगे बढ़े। यदि उन्हें फोर्ड का कर्मचारी बने रहना था तो उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अन्य 6 महीने और बीत गए और अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की, लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है।
वर्ष के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के कार्य की जांच की और फिर उन्होंने उसे बताया कि उसके आदेश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सीधे आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा। मैं ये चाहता हूं और मैं ये पा लूंगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक ही झटके से राज खोज लिया गया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार और जीत गया। ये कहानी सूक्ष्म सटीकता के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसका योग और अंतर्वस्तु सही है। आप जो सोचें और अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, तो इससे परिणाम निकालें। फोर्ड का लाखों का राज। यदि आप कर सकते हो, आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है, क्योंकि वो सफलता के सिद्धांत को समझता और लागू करता है। इनमें से एक इच्छा है। कोई क्या चाहता है, ये जानना। जब आप पढ़ते हैं, फोर्ड की इस कहानी को याद करें और उन पंक्तियों को समझें जिनमें उसकी अद्भुत उपलब्धि के रहस्य का वर्णन किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उन सिद्धांतों के विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया, तो आप उसकी उपलब्धियों की लगभग किसी भी व्यवसाय में बराबरी कर सकते हैं जिसके लिए भी आप अनुकूल हैं। आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि जब हेनले ने पूर्वकथित पंक्तियां "मैं अपने भाग्य का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं" लिखा था, तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ईथर, जिसमें ये छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम घूमते रहते हैं और हमारा अस्तित्व है, कंपन की एक आश्चर्यजनक उच्च दर पर प्रवाहित होती ऊर्जा का एक रूप है, और यह कि ईथर सार्वभौमिक सत्ता के एक रूप से भरा हुआ है जो खुद का उन विचारों की प्रकृति से समन्वय स्थापित करती है जिसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, और हमें अपने विचारों को उनके भौतिक समकक्षों में परिणत करने के लिए प्राकृतिक तरीके से प्रभावित करती है। यदि कवि हमें यह महान सत्य बताता, तो हम जानते ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें पर्याप्त जोर देकर हमें बताना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेद करने का कोई प्रयास नहीं करती है, कि यह हमसे गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि यह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने को प्रभावित करेगी। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकीय बन जाता है, जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और उस साधन के द्वारा जिससे कोई आदमी परिचित नहीं है। ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए कि इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सके, हमें अपने मन को धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकीकृत करना चाहिए, कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने की निश्चित योजना बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपनी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ की व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए जो उनका अनुपालन करते हैं, एक महान सच को काव्यात्मक रूप में बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सच स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि यह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में हमारे आर्थिक भाग्य पर महारत के रहस्य हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखें, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, याद रखें कि वे किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है,